हाँ जी, तो जेईई एडवांस्ड में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देख रहे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, एंड उससे हमारा एक नोशन बन जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। एंड जेईई एडवांस एक बहुत ही हाई लेवल एग्जाम है, डेफिनेटली वो बहुत ही हाई लेवल एग्जाम है, बट उसमें सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। एंड ऑलरेडी हमने 2024 का पेपर 1 फिजिक्स का बना के देखा हुआ है कि उसमें सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, एंड ईजिली आपके 20 to 25 मार्क्स स्कोर हो सकते थे अकेले फिजिक्स के पेपर 1 में। दैट मीन्स आपका कट ऑफ भी क्लियर है, सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर है। एंड अगर हम देखें तो 40 मार्क्स आउट ऑफ फिजिक्स एंड ऐसे 40 मार्क्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री में भी, तो हमारा ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर है। तो डेफिनेटली वो वाला पेपर कंपेरेटिवली आपको ईजियर लगा था, बट उस माइंडसेट में देना पेपर कि आज मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम है, इसके बाद मेरे पास और कोई चांस नहीं है, उसमें माइंडसेट में क्वेश्चन ढूंढना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए उन क्वेश्चंस को भी आप इजी नहीं कह सकते हो, बट डेफिनेटली वो कंपेरेटिवली वो पेपर ईजियर साइड था, या फिर आप कहो कि कट ऑफ उसका हायर था। तो 2016 का पेपर तो आपको पता ही है कि टफर साइड था, एंड कट ऑफ भी बहुत कम था उस पेपर का। तो डेफिनेटली आज हम फिजिक्स का पेपर 1 ऑफ 2016 करने वाले हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन आएंगे, बट नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस भी थे उसमें, एंड बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल क्वेश्चंस भी थे। तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली पेपर ओपन करके देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन ईजी साइड पे थे, कौन से क्वेश्चन मीडियम साइड पे थे, कौन से क्वेश्चन टफर साइड पे थे, एंड देन हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशंस भी देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि 2016 का पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 है और ये फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, तो अभी जैसे हमको फर्स्ट ही वाला क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमको दिख रहा है कि डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के आसपास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद ये देखो, अब डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हो कि वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी दिस, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत टफ क्वेश्चन होने वाला है। एंड क्योंकि एडवांस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत लेंदी दिए जाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उससे डेटा एक्सट्रैक्शन की स्किल सीख पाओ, बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है कि आप क्वेश्चंस को रीड कर पाओ, क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओ, जिसके लिए एनालिटिकल बुक रीडिंग यानी कि ABR की स्किल्स, कि आप कौन से पैराग्राफ्स में से कितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसके लिए हम आपको स्पेसिफिकली बता रहे होते हैं कि आपकी कौन सी बुक से, जैसे पीटर साइक्स हो गई, पीटर एटकिंस हो गई, इसमें से कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है आपकी ABR स्किल अच्छा करने के लिए, एंड जेईई एडवांस में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए भी। तो डेफिनेटली आप ABR की प्रैक्टिस करते रहो, एंड इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 3। इसमें भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, तो हमको ml डेल्टा टी से हमको कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, हाँ, तो देखो, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो उसमें से आपका मॉडर्न फिजिक्स कंपैरेटिवली आपने किया ही होता है, क्योंकि जेईई मेन के लिए भी हाई वेटेज होता है, जेईई एडवांस के लिए हाई वेटेज होता ही है। तो इस वाले पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स के, एंड डेफिनेटली सिर्फ इस पेपर में हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के हैं। तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही होने वाला है कि मॉडर्न फिजिक्स का कितना ज़्यादा वेटेज है, एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपका 1 स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, जिसमें आप मॉडर्न फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली ये देखो कि ये हमारा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसमें हमें सारे के सारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ करेक्ट हो सकते हैं, 2 करेक्ट हो सकते हैं, 3 करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें देखना है। ठीक है, एंड इसमें माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इसमें देखना होगा कि आप ध्यान से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एंड डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चंस भी उतने टफ नहीं है, जस्ट एग्जाम के टाइम पर आप उस हैबिट में नहीं होते हो कि आप सारे के सारे टॉपिक्स करो, सारे के सारे क्वेश्चंस करो, इसलिए हम भी आपको डायरेक्टली सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही सिखा रहे हैं। बट अगर आपको पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन का, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ, ये 15th क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्टली हमारा
न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आपका बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है एंड बहुत ही ईजियर साइड पे होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मॉडर्न फिजिक्स होती है उसमें। तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। 16th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ 970 hc/λ वाला कॉन्सेप्ट वाला प्रॉपर वही है कॉन्सेप्ट, तो इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। 18th क्वेश्चन इंडक्टर्स वाला। अब इसमें ऐसा होता है ना कि जब इंडक्टर्स वाला पार्ट होता है तो हम कुछ ज़्यादा ही डर रहे होते हैं कि एसी का कॉन्सेप्ट आ गया है, हमने तो ACMI किया नहीं हुआ है, बट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम कि इन अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट a metal surface was irradiated with a different light of different wavelengths. The emitted photoelectron energies were measured by applying a stopping potential. The relevant data for the wavelength, हमको ये डेटा दिया है, this data and this wavelength and stopping potential का डेटा दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो हमें C की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू बतानी है। अब देखो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है EV0 इक्वल्स टू hc/λ0 hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या होता है हमारा hc/λ0। तो मैंने इसी इक्वेशन में वो सारी चीज़ें पुट कर दी हैं। तो अब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल EV1 है, V1 में hc/λ1 माइनस hc/λ0, EV2 इज इक्वल टू hc/λ2 माइनस hc/λ0। अब हमने 1 से 2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो EV1 माइनस V2, यहाँ से हमारा ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले टर्म्स कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। तो अभी हमारा ये इक्वेशन आ गई एंड इसमें ही अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेटली कैलकुलेशंस आप पे छोड़ रही हूँ मैं, आप इसको फाइनली एंड टू एंड कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया है एंड डेफिनेटली हमारा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक और सिंगल करेक्ट वाला आ गया है। अब इसमें भी वही बात है कि आपको लैंग्वेजेस में कई बार बहुत परेशानी हो रही होगी कि लैंग्वेज कैसे कैसे चीज़ों की हो रही है, बट डेफिनेटली बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है एंड अगर आपने क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ लिया एक बार, तो मतलब समझना भी नहीं, एक बार रीड ही कर लो क्वेश्चन को, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अ वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर्स कैन कूल वाटर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ P वॉट्स। P वॉट्स, ये जो कूलर है वो P वॉट्स की एनर्जी के साथ कूलिंग कर सकता है, ठीक है। इन अ क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, ये पूरा सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है। एज सिमेट्रिकली इन द फिगर द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस। अब अगर एक्सटर्नल डिवाइस को कूल करने के लिए हो रहा है तो मतलब वो जो डिवाइस है, जो एक्सटर्नल डिवाइस है, वो हमारा हीटिंग कर रहा है। दैट मीन्स अगर उसको कूलिंग की नीड पड़ रही है तो वो हीट हो रहा है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक हीटर है, ठीक है। एंड दिस डिवाइस जनरेट्स 3 किलोवाट। हाँ, अब ये डिवाइस 3 किलोवाट की हीट जनरेट कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस, अब इसमें जो टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जाना चाहिए वो 10 डिग्री से, वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो वाटर है वो अभी इनिशियली 10 डिग्री पर है। दैट मीन्स कि जो डेल्टा T होने वाला है हमारा वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पानी अभी 10 डिग्री पर है एंड इनिशियली 10 डिग्री है, उसके बाद वो हीट ही होगा ना, और इससे ऊपर जा नहीं सकता ये पानी। दैट मीन्स डेल्टा T हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, द इंटायर सिस्टम इज थर्मल या इंसुलेटेड, मतलब इंसुलेशन है पूरा, थर्मल इंसुलेशन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स, टाइम भी दे दिया है। तो अब देखो जो हीट एनर्जी है वो होती है हमारी, पावर क्या होती है H/T, H/T पावर होती है हमारी। और जो एक्चुअल में पावर कंजम्पशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ये एमिट कर रहा है 3000 वाट एंड ये भी यूज़ कर रहा है P वॉट्स। दैट मीन्स हमारा पावर कंजम्पशन हो रहा है 3000 माइनस P, ठीक है। और
टाइम क्या है हमारा, h/t, दैट मीन्स टाइम हमारा है 3 आवर। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है 3 × 3600 इज इक्वल टू m क्या है हमारा। अब देखो इसमें 120 लीटर्स दिया हुआ है, 120 लीटर्स। अब ये हुआ है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर 120 लीटर्स है। क्या डेंसिटी क्या होती है, m/v। तो हमें मास निकालना है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास हमारा हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन कि 120 × 10⁻3। अब इसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या है 4.2, तो m/s ΔT, तो स्पेसिफिक हीट 4.2 और ΔT हमने डिस्कस किया हुआ था कि ΔT हमारा 30 - 10 दैट मीन्स 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो P = 2067 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजियर साइड पे था कि आपको बस ये निकालना है कि कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है एंड हीट की फॉर्मूला क्या होती है ms ΔT। ठीक है, हाँ, तो अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको एक टर्म पता होनी चाहिए कि रिलेटिव चेंज होता क्या है। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार कि हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग स्टेट्स विद न्यूक्लियर चार्ज Ze आर डिफाइंड बाय देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, देखो हमको एक एटम दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, बस यही कहना है इस चीज़ का। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन क्या है, रिलेटिव चेंज इन द रेडियस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड ऑन z। अब रिलेटिव चेंज होता क्या है, रिलेटिव चेंज ये होता है कि अगर हम एक n+1 ऑर्बिट ले लें और n ऑर्बिट ले लें तो उसमें उनका रेडियाई का उसमें कोई भी डिफरेंस क्या होगा, तो रिलेटिव चेंजेस -n, तो ये हमारा रिलेटिव चेंज होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का चेंज। तो अब हमारा r क्या होता है n²/z, इससे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n+1 का स्क्वायर -n²/n², तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा 2n+1/n² बचेगा। ठीक है, तो ये 2, अब ये हमारा हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, दैट मीन्स कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z। अब हमारा z का तो टर्म ही नहीं आ रहा है इसमें, तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ z हो गया, तो हमारा ए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब बी स्टेटमेंट पढ़ो, रिलेटिव चेंज इन द रेडियस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n। तो वही तो हमने निकाला है अभी कि वो 1/n से वेरी करता है, दैट मीन्स ये भी ट्रू हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें इतना ही नहीं है, देखो अब इसके आगे तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुमने स्किप कर दिया तो भी इससे मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि ये तुमने कोई गलत ऑप्शन नहीं लगाया है। दैट मीन्स कि आपके मार्क्स इंक्रीज ही हो रहे हैं अगर आप सही चीज़ लगा रहे हो। बट आपने अगर इसमें से कोई भी गलत ऑप्शन है और आपने वो चूज़ कर लिया, दैट मीन्स आपके -2 हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि आप अगर एकदम ही श्योर हो कि ये आंसर होने वाला है तभी करो। अब इसमें है कि रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। एनर्जी क्या होती है, z²/n² से प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो z² यहाँ पे z² सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा 1/n से प्रोपोर्शनल आ रहा है ना कि 1/n³ से, तो हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स अगर किसी ने भी सी ऑप्शन चूज़ किया होगा तो इर्रिस्पेक्टिव अगर उसने ए बी ऑप्शन चूज़ किया है उसका तो भी उसके -2 ही होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप बहुत ही श्योर हो कि आपका आंसर क्या है तभी आप मार्क करोगे। ठीक है, बट डेफिनेटली ये ईजी साइड पे क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इस ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करोगे एंड पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। आपको इसमें सिर्फ पता होना चाहिए था कि रिलेटिव चेंज क्या होगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही होता है कि n²/z से प्रोपोर्शनल होता है या z²/n² से प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट वाला दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटा ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2π, nh/2π होता है nh n+1h -nh और 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n हो जाएगा एंड वही लिखा है कि 1/n से वेरी कर रहा होता है तो 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पेपर देखा है उसमें ऐसा तो कहीं नहीं लगा कि बहुत ही टफ पेपर है, बट डेफिनेटली अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो आप करो। बट इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि आप पेपर में कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यही टफ होता है कि वो कट ऑफ कैसे क्लियर करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पेपर में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो द आइसोटोप boron having a mass this undergoes beta decay to carbon. अब carbon has an excited states of the nucleus at 4.041 MeV above its ground state.
इफ दिस डिकेज टू दिस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल। अब देखो ये वाली रिएक्शन हो रही है कि बोरॉन का एक वो जा रहा है एंड दिस कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है एंड एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बट इसका भी एक एक्साइटेड स्टेट है जो 4.041 MeV ले रहा है, MeV ले रहा है एंड इस पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है 12C6 स्टार। तो अब इसमें पूछा है कि बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो जो हमारा डेल्टा एम क्या हुआ, डेल्टा एम हुआ हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स 12.014 माइनस 12 इज इक्वल टू 0.014 U। अब इसमें जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें बताया हो जाता है कि ये जो Q है वो डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV बाई U होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा एम की वैल्यू पुट करी यहाँ पर 0.014 U एंड हमारा जो एनर्जी आ गई वो 13.0141 U आ गई, MeV आ गई। दैट मीन्स जो टोटल रिएक्शन में एनर्जी हमको मिल रही है वो 13.041 MeV है, ठीक है। बट अब हमारी जो रिएक्शन इसके बाद भी जो ये वाली रिएक्शन हो रही है कि ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है उसमें इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दैट मीन्स जो K है हमारा वो Q माइनस एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा। तो Q हमारा ये 9, तो हमारा K 9 MeV आ गया। अब K क्या है, जो बची हुई एनर्जी, और बची हुई एनर्जी हमारे बीटा पार्टिकल के पास जाएगी। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। अब इसका आंसर 9 आ गया, बट मुझे ये बताओ कि इसमें टफ क्या था। इसमें टफ ये था कि आपको 931.5 याद करना था, ये तो यहीं पे दिया था 931.5, याद तो कुछ करना ही नहीं था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम। 970 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से उसको इरेडिएट किया गया है, ठीक है। टेकिंग Hc/E, Hc/E की वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है। एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13-13.6 eV। ये तो आपको पता ही है कि -13.6 eV होती है ग्राउंड स्टेट में। द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज, अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हमारी कितनी है, मतलब उस जो भी पार्टिकल हमको दिया हुआ है जिसमें एनर्जी इरेडिएट की गई है, हाइड्रोजन एटम, उसने एनर्जी गेन एब्जॉर्ब कितनी करी, वो इतनी करी। ये ईवी में हमें निकालनी, दैट्स वाई हमने ई से डिवाइड किया है। एंड Hc/E की वैल्यू हमको दी हुई थी, दैट मीन्स हमको 970 इंटू 970 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड करना था। तो इसको कंप्लीट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12.75 EV, ठीक है। अब एनर्जी तुम्हारी एक्चुअल एनर्जी क्या थी, -13.6, उसमें तुमने ऐड किया 12.75, उसमें उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, दैट मीन्स उसकी एनर्जी अब 0.86 EV है, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा तुमको पता है कि -13.6/n² हमारी एनर्जी होती है फाइनल वाली, ठीक है। तो फाइनल वाली एनर्जी हमारी ये होती है। तो अगर हमारी n² इज इक्वल टू, तो हमारा n² इज इक्वल टू E1/EF, तो -13.6 अपन -0.86 इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू 4 आ गई। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है। तुमसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, और नंबर ऑफ लाइन्स इन द एमिशन स्पेक्ट्रम होती है n-1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 4 × 3/2 6, इसका आंसर 6 है। बहुत सारे लोग, ये बहुत ही बड़ा एरर होता है कि आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल गया, सपोज आपने n निकाला, अपने n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तब तो वो गलत हो गया ना। तो आप ये ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि JEE एडवांस इज अ वेरी हाई लेवल एग्जाम, और अगर आपने ऐसे इजी क्वेश्चंस में भी सिली मिस्टेक कर दी तो आपका स्कोर बहुत ही ऐसे गिर सकता है। एंड डेफिनेटली इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में, बट आप अपने +4 भी क्यों छोड़ोगे। डेफिनेटली इस पेपर में +3 था, बट अभी रिसेंट ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंगली अभी ये वाले क्वेश्चन +4 के आ रहे हैं लास्ट 3 ईयर से, तो आप अपने +4 भी क्यों छोड़ोगे ऐसी गलतियाँ करके। हाँ, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस पेपर को सॉल्व करने का मेरा पर्पस बस यही था कि आपको जो पेपर हार्ड लग रहा है उसमें भी 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस टफ हैं, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होते हो, थर्मो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डेफिनेटली पढ़ोगे ही JEE एडवांस के लिए,
ठीक है, तो अभी इस वाले में देखते हैं 2 इंडक्टर्स L1 1 mH, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, 1 मिली हेनरी एंड 3 ओम, L2 2 मिली हेनरी एंड 4 ओम, 2 मिली हेनरी एंड 4 ओम, and a resistor R 12 ohm are all connected in parallel across a 5 volt battery. 5 volt battery. The circuit is switched at time t is equal to 0. The ratio of the maximum to minimum current drawn from the battery is. अब इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उस एक कॉन्सेप्ट के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ही नई हो, जो आपने अभी जो आपने 10th में भी ना करी हो। मतलब इंडक्टेंस वाला पार्ट तो आपका 12th में आया, बट इसके अलावा उस एक कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने 10th में नहीं करी हो। ठीक है, तो अब जो वो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब मिनिमम करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है, दैट मीन्स मिनिमम करंट कब फ्लो होगा, t इक्वल टू 0 पे, जब सर्किट जस्ट स्टार्ट हुआ है। एंड जब सर्किट जस्ट स्टार्ट हो रहा होता है t इक्वल टू 0 पे, तो हमारा इंडक्टेंस ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यही एक कॉन्सेप्ट था इसमें। एंड जब t इन्फिनिटी होता है तो हमारा वायर की तरह काम कर रहा होता है, कनेक्टिंग वायर की तरह। बस यही एक कॉन्सेप्ट था इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी देखो, तो अगर हमारा ये सर्किट ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे तो करंट ही नहीं जा रहा, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो सिर्फ 12 ओम वाले पे करंट जा रहा है, एंड I इज इक्वल टू 5/12 आ गया। ठीक है, एंड सेकेंड केस में I मैक्स कब होगा, जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जब पूरा करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट से। ठीक है, तब हमारा इंडक्टेंस जो होता है वो हमारा कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लगता है। एंड कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे भी करंट जा रहा होगा, यहाँ पे भी करंट जा रहा होगा। दैट मीन्स ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब तीनों पैरेलल में आ जाएंगे तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इस चीज़ का इन्वर्स हो जाएगा। इस चीज़ का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा R इफेक्टिव हमारा। तो I क्या हो जाएगा, 5/R इफेक्टिव, 5/R इफेक्टिव 10/3 हो जाएगा, 10/3 हमारा I मैक्स हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, I मैक्स बाई I मिन, I मैक्स बाई I मिन हमारा आ जाएगा 8। अब मुझे कमेंट्स में बता के जाना कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है इस पेपर में जो आपको टफ लग रही है। डेफिनेटली ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में जो बहुत टफ हैं, बट वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं आपकी रैंक। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो आपका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही दिए जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर ये वाला पेपर देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन, यानी कि अगर हम सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स भी मान लें, डेफिनेटली वो नहीं है, तो अगर हम इसमें 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, अभी मैं पेपर खोल के काउंट भी करा सकती हूँ, ये 20 से ज़्यादा ही मार्क्स हैं। ठीक है, तो 18 मार्क्स। और इस पेपर का सब्जेक्ट कट ऑफ क्या था 10 मार्क्स। तो डेफिनेटली आप अगर पेपर 1 सब्जेक्ट कट ऑफ पेपर 1 प्लस पेपर 2 होता है, तो अगर आप एक ही पेपर में 18 मार्क्स ला रहे हो, दैट मीन्स अगर दूसरा पेपर भी सॉल्व करोगे तो 30 मार्क्स, 30 तो मिनिमम है। अगर इस पेपर में हमारे 20 आए, इसके बाद पेपर में 10 आए, तो भी 30 मार्क्स। और कैसे फिजिक्स से भी होती पेपर है, केमिस्ट्री भी होती है, मैथ्स भी होती है, उसमें भी ऐसे मार्क्स होते हैं। एंड ओवरऑल कट ऑफ भी पेपर का 75 ही था। तो खुद से सोचो कि कट ऑफ क्लियर करना इज़ नॉट वेरी टफ। एंड डेफिनेटली जो वो क्वेश्चंस होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले आप इजी क्वेश्चन से सॉल्व कर लो ना, उसके बाद ही करोगे ना, तो आपको अपने पेपर में इजी एंड मीडियम पर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कमेंट करके जाना कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। एंड डेफिनेटली पेपर 2 भी आ रहा होगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।